हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ना, और आज शुरुआत करेंगे इसकी। और पाँच या फिर 6 लेक्चर लगाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। बाकी एक और बायोटेक्निक के अंदर 2 चैप्टर हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एक के अंदर अपन प्रोसेसेस की बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी करते कैसे हैं। और दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे अपन कि इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या है ना, इसके प्रोडक्ट कौन कौन से उनकी बात कर लेंगे। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 2 चैप्टर हैं, इनको थोड़ा टाइम लगा के आराम से धीरे धीरे जहाँ टाइम लगाने की जरूरत पड़ेगी समझा के पढ़ेंगे। तो पढ़ाई कैसी चल रही है पहले वो बताइए, फिर अपन बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। टेस्ट वेस्ट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? ठीक है, जिस जोश से शुरुआत हुई थी वो जोश नहीं रहा है अब आपने, है ना, आप में वो जोश नहीं रहा है। ठीक है, शुरुआत हुई थी तो जोश था, तो वही बात है ना कि धीरे धीरे अभी जुलाई चल रहा है ना, मई तो बहुत दूर है ना, तब तक तो बहुत सारे हथियार डाल दोगे ना आप, तो ऑलमोस्ट सब हथियार डाल दोगे। ठीक है, ऐसे मत करो यार ना, इतनी जल्दी हथियार मत डालो। अभी तो सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में तो और दिमाग ख़राब हो जाएगा, और अभी जुलाई में ये हालत हो गई ना। चलो थोड़ा सा जोश के साथ रहो, जोश जुनून अपना बरकरार रखो और पढ़ाई करते रहो। ठीक है, चलो बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं ना। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम की बात करेंगे। तो ये बायोटेक्नोलॉजी है क्या? क्या है बायोटेक्नोलॉजी? तो मैं बोल रहा हूँ कि एक इंजीनियरिंग है ना, क्या इंजीनियरिंग है। इसके अंदर करते क्या है, अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाते हैं। क्या किया अपन ने कि कोई अपन को प्रोडक्ट बनाना, जैसे वैक्सीन बनानी है, अपन को वैक्सीन बनानी है तो किस स्केल से बनेगी? बायोटेक की हेल्प से बनेगी। कैसे बनेगी? बायोटेक की हेल्प से बनेगी। अपन को कोई नया एंजाइम बनाना है, कोई एंटीबायोटिक बनानी है अपन को, तो वो किसकी हेल्प से बनेगी? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनती है ना। तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सारे के सारे बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। इतना तो दिमाग में बैठ गया। चलो, वो तकनीक जिनमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम का उपयोग करते हुए मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद एवं प्रक्रमों का विकास किया जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि जीव से या तो कोई एंजाइम ले लिया अपन ने, या फिर उसका कोई आनुवंशिक पदार्थ ले लिया, और फिर उसकी मदद से कोई एक जीव है उसकी से अपन ने कोई भी प्रोडक्ट अपन ने प्राप्त कर लिया। जैसे उसका कोई एंजाइम ले लिया, एक जीव था उसका अपन ने एंजाइम निकाल लिया, उस एंजाइम की हेल्प से अपन कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो ह्यूमन के लिए यूजफुल हो, ह्यूमन के लिए, मानव के लिए जो यूजफुल हो, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाए, वो क्या होगी? बायोटेक्नोलॉजी होती है। सिंपल सी परिभाषा दे रखी कि वो तकनीक जिनमें जीवधारी मतलब कोई भी जीव, ठीक है, या उनसे प्राप्त एंजाइम, या तो कोई जीव अपन यूज में ले लेंगे, या फिर जीव का कैसे यूज में लेंगे वो आपको मैं आगे अगले चैप्टर जो आएगा उसके अंदर बताऊंगा कि जीव भी काम में लेते हैं ना, अलग अलग टाइप के जीव भी बनाते हैं। तो जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंजाइम, कोई भी एंजाइम प्राप्त हुआ है ना, उसको अपन उपयोग में लेते हुए क्या करेंगे? मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद बनाएंगे। मनुष्य के लिए सारे काम किसके लिए? मनुष्य के लिए काम हो रहे हैं सारे, है ना। तो मनुष्य के लिए जो उपयोगी उत्पाद है उनको बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे? अपन बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी आपको समझ में आई क्या होती है? परिभाषा सबसे पहले समझ में आनी चाहिए कि कोई भी अपन को जीव अपन ने काम में ले लिया, ठीक है, मान लो ऐसे अपन ने गाय बना दी, ठीक है, गाय बना दी जिसके दूध के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, तो अपन ने क्या बना दिया? नया जीव तैयार कर दिया। ठीक है, या फिर जीव से निकलने वाला कोई एंजाइम अपन ने ले लिया काम में, और उससे कोई प्रोडक्ट बना दिया, ऐसा कोई उत्पाद बना दिया जो मनुष्य के लिए यूजफुल है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बायोटेक्नोलॉजी। एक बार वापस बताता हूं बायोटेक्नोलॉजी क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का सिंपल सा अर्थ ये है कि कोई भी जीव या फिर उससे निकला हुआ कोई एंजाइम, उसको एंजाइम को काम में लेते हुए कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दें जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो, वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। अभी इसमें काम कैसे करते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। पहले परिभाषा समझ में आ गई आपको। अब अकॉर्डिंग टू ईएफबी क्या है पहले तो ये समझो। ईएफबी क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ईएफबी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या होती है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हिंदी में बात करूं तो यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, ठीक है, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, ठीक है, ये एक संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है।
इसके अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन होगी कॉमन डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी की। अब ईएफबी जो है ना, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या है उसकी बात कर लेते हैं, क्या परिभाषा है। तो ईएफबी बोलते हैं कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए कोई आपको नया उत्पाद बनाना है या फिर कोई आपको नई कोई भी सेवा देनी है, कुछ भी, मतलब वैक्सीन बनानी है, नया उत्पाद, अपन वैक्सीन समझते हैं क्योंकि कोरोना भी आया है, तो वैक्सीन की बात कर लेते हैं, वैक्सीन का बहुत चला था ना, तो वैक्सीन बनानी है आपको, है ना। तो नए उत्पाद या तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीव कोशिकाओं व इसके अंग तथा आणविक रूपों का संयोजन। सिंपल सी बात बताऊं आपको मैं, सिंपल सी बात यह है ईएफबी के अकॉर्डिंग कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आप किसी कोशिका को ही काम में ले सकते हो या फिर कुछ कोशिका का कुछ भाग काम में ले सकते हो, ठीक है। उन चीजों को काम में लेके आप एक नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, वही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है, वही क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है। ये बोलते हैं नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीव कोशिका या फिर कोशिका के कुछ भाग, या तो पूरी कोशिका को काम में ले लो या फिर कोशिका के कुछ भाग काम में ले लो, कुछ अंग काम में ले लो, तथा आणविक रूपों का संयोजन। जो मतलब अब एक कोशिका है, उसका डीएनए काम का है, तो उसका डीएनए उठा लिया, दूसरी कोशिका का डीएनए भी काम का है, दोनों का डीएनए उठा लिया और आपस में मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पर जो उनके आणविक, ये कोशिका का पार्ट तो है ना, डीएनए कोशिका का एक पार्ट ही तो है, तो दोनों का अंग ले लिया अपन ने, डीएनए ले लिया, दोनों को मिला दिया आपस में और कुछ नया प्रोडक्ट अपन तैयार कर रहे हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी। ईएफबी के अकॉर्डिंग परिभाषा समझ में आ गई। ईएफबी की परिभाषा, आपको ये परिभाषा पता होनी चाहिए और आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। चलो अब बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। जैव प्रौद्योगिकी जो है इसको बायोटेक्नोलॉजी बोलेंगे ताकि बोलने में थोड़ी आसानी रहे। बायोटेक्नोलॉजी जो इसके क्या क्या सिद्धांत है उनकी बात कर लेते हैं ना। तो बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोसेस होती है इसके अंदर दो बायोटेक्नोलॉजी जो प्रोसेस है तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहली क्या करते हैं अपन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, और दूसरी करते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दोनों क्या है एक एक की बात करेंगे, है ना। कोई भी कभी भी आपको बायोटेक्नोलॉजी करनी हो तो दो प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। पहले आपको करनी पड़ेगी जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके बाद में आपको बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तभी बायोटेक्नोलॉजी सफल होती है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, तो मैं क्या करूंगा कि कोई भी आनुवांशिक पदार्थ है, जैसे आरएनए हो गया, डीएनए हो गया, है ना, उसकी केमिस्ट्री को बदलने की तकनीक। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि कोई डीएनए मुझे अच्छा लग रहा है, कोई डीएनए या फिर आरएनए मुझे पसंद आ गया, अब मैं क्या करूंगा, उस जो डीएनए मुझे पसंद आया है उसको क्या करूंगा, पसंद आने का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ काम की चीज है, कुछ ना कुछ ऐसे काम की चीज है जो अपने लिए यूजफुल हो सकती है। देखो ये एक सेल है, इसके अंदर ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ काम का जीन है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस डीएनए की जो केमिस्ट्री है ना, जो रसायन विज्ञान है, उसको पूरी मैं उल्टी कर दूंगा ना, उसको मैं पूरा उल्ट पुल्ट कर दूंगा। देखो आनुवांशिक सामग्री की केमिस्ट्री को बदलने की तकनीक ताकि उन्हें होस्ट जीव में पेश किया जा सके, इस प्रकार होस्ट जीव का फिनोटाइप बदल दिया जाता है। देखो आपको मैं एग्जाम्पल दूं, एक मेरे पास में गाय है, ठीक है, गाय है, दूध बढ़िया देती है, लेकिन उसमें प्रोटीन, उसके दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है यार। मेरे पास में एक गाय है, वो दूध बढ़िया देती है, लेकिन उसके दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है। तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, एक ऐसा जीन ढूंढूं, मुझे एक ऐसा जीन ढूंढना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा जीन ढूंढना पड़ेगा जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। भाई मुझे एक ऐसा जीन चाहिए जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। क्योंकि मेरी गाय का जो दूध है ना, उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, बाकी दूध तो बढ़िया देती है, तो मैं उस गाय के अंदर ऐसा जीन डाल दूं, ठीक है, कि वो प्रोटीन की मात्रा उस दूध के अंदर बढ़ जाए, तो मेरा काम तो बढ़िया हो जाएगा, मेरा काम तो बढ़िया हो जाएगा। तो मैं प्रोटीन कहां से लेके आऊं, ये प्रोटीन कैसे, कोई इंजेक्शन के अंदर भर के डाल दे क्या प्रोटीन, तो दूध के अंदर आ जाएगी ना, ऐसा नहीं होता। प्रोटीन डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा अपन को जीन डालना पड़ेगा उस गाय के अंदर, उस गाय के अंदर अपन को एक ऐसा जीन डालना पड़ेगा जो प्रोटीन बनाता हो। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये जीन ढूंढ लिया, मैंने जीन ढूंढ लिया। अब डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं भाई, जीन है उसको इंजेक्शन में भर के गाय के अंदर डाल दिया तो प्रोटीन बनने लग जाएगी, ऐसा नहीं होता। जीन को एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के थ्रू अपन गाय के अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने पहले तो ये जीन ढूंढ लिया, ठीक है। इस जीन के अंदर मैं क्या करूंगा, ऐसे कुछ बदलाव करूंगा ताकि ये गाय के अंदर चला जाए, आसानी से चला जाए। अगर मेरे को, हाँ भाई पता लगा मेरे को भाई कि भैंस के जो जीन है, भैंस के अंदर एक जीन है जो प्रोटीन बढ़िया बनाता है,
मुझे पता लगा कि भैंस के अंदर एक जीन होता है जिसके अंदर प्रोटीन बढ़िया है, लेकिन मेरी वाली तो गाय है, ठीक है, उसके अंदर भैंस का जीन बेच दूंगा, ऐसे ऐसे बेच दूंगा क्या? नहीं, कुछ ना कुछ उस भैंस का जीन मैंने निकाल लिया, लेकिन उस जीन के अंदर मुझे कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, ये बात मानते हो ना? कुछ ना कुछ मुझे बदलाव करने पड़ेंगे, उन बदलाव के बाद में ही क्या है, वो जीन गाय के अंदर जा सकता है, वरना भैंस का जीन गाय में थोड़ा ना जाएगा ना। तो मैं बदलाव करूंगा, ठीक है, बदलाव करके उसको मैं कहाँ भेजूंगा? गाय के अंदर भेजूंगा, ठीक है। तो ये क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ में आ गई? मैं आपको बताऊं, बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, इसके अंदर दो प्रोसेस होती हैं, पहली होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरी होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो होती क्या है, ध्यान से समझो, कि कोई डीएनए जो है, कोई डीएनए या फिर आरएनए, उसकी केमिस्ट्री के अंदर अपन बदलाव लाएंगे, और बदलाव करने के बाद में उसको अपन किसी होस्ट में डालेंगे। होस्ट क्या है यहां पर? मेरी गाय जो है ना, वो क्या है? होस्ट है। मुझे डीएनए किसका पसंद आया? भैंस का, क्योंकि उसके डीएनए के अंदर एक जीन है यार जो प्रोटीन बढ़िया बनाता है, जो प्रोटीन बढ़िया बनाता है। मेरी जो गाय है ना, वो दूध बढ़िया देती है, लेकिन यार वो प्रोटीन नहीं है उसके दूध में। लेकिन एक भैंस देखी मैंने, उस भैंस के दूध के अंदर प्रोटीन है, मतलब उस भैंस के अंदर ऐसा जीन है जो प्रोटीन बढ़िया बनाता है। तो मैं क्या करूं? मुझे अगर मेरी गाय के दूध के अंदर प्रोटीन चाहिए ना, इससे सिंपल नहीं हो सकता ना। मेरी गाय के दूध के अंदर अगर मुझे प्रोटीन चाहिए, तो मुझे उस भैंस के का जीन लेके आना पड़ेगा, वो जीन लेके आना पड़ेगा जो प्रोटीन बनाता हो, ठीक है। तो मुझे वो जीन मिल गया। अब जीन ऐसा तो है नहीं मैं जीन उठा के लाया उसको खिला दिया गाय को, ऐसा नहीं होता ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस जीन के अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। बदलाव करने के बाद में मैं उस जीन को कहां भेजूंगा? गाय के अंदर भेजूंगा, ठीक है। जब गाय के अंदर मैंने भेज दिया तो क्या होगा? गाय के दूध के अंदर भी अब क्या आने लग गई? प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई। तो यहां पर क्या होगा? गाय का फिनोटाइप चेंज हो गया। क्या हो गया? फिनोटाइप चेंज होगा, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन आने लग गई। वही बात यहां बोली है, ध्यान से देखना, कि आनुवांशिक सामग्री। आनुवांशिक सामग्री क्या है? डीएनए और आरएनए क्या है? आनुवांशिक सामग्री है। आनुवांशिक सामग्री की केमिस्ट्री को बदलने की तकनीक है। आनुवांशिक सामग्री जो है उसकी केमिस्ट्री को बदल देंगे अपन। जो भैंस की जो जीन था उसको अपन ने बदला ना, गाय के जीन के अंदर बदला ना। तो केमिस्ट्री को बदलने की तकनीक है, ताकि उन्हें होस्ट जीव में पेश किया जा सके। होस्ट जीव के अंदर गाय के अंदर मैंने डाल दिया, गाय क्या है? यहाँ पर होस्ट है। क्या है? होस्ट है। होस्ट जीव के अंदर पेश किया जा सके, इस प्रकार होस्ट जीव का फिनोटाइप बदल दिया जाता है। और इस प्रकार क्या है? होस्ट जो है, होस्ट क्या है? मेरी गाय है जिसका फिनोटाइप बदल दिया। फिनोटाइप मतलब वो अब क्या है? प्रोटीन देने लग गई है ना, उसके अंदर चेंजेस आ गए, उसके अंदर बदलाव आ गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ में आई आपको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती क्या है? वापस बताऊं एक बार, देखो टाइम लेके पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। तो एक बार वापस बोलूंगा, एक बार वापस, बस फिर हो गया। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, ध्यान से समझो, कि कोई भी डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी केमिस्ट्री के अंदर कोई बदलाव करके उसको मैं बदलाव क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे किसी दूसरे जीव के अंदर उस डीएनए आरएनए को डालना है, किसी दूसरे जीव के अंदर मुझे डालना है, इसलिए मैं बदलाव करूंगा। डायरेक्ट मैं डाल नहीं सकता, इसलिए मुझे बदलाव करने पड़ेंगे। तो मैं बदलाव करके उस डीएनए आरएनए को होस्ट में डालूंगा। होस्ट में इसलिए डाल रहा हूं कि उसके फिनोटाइप के अंदर चेंजेस आ जाएं। ये होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब दूसरी प्रोसेस है, ये बायोटेक के अंदर पहली प्रोसेस है। बायोटेक्नोलॉजी जो है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी, उसके अंदर पहली प्रोसेस तो यही करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी। दूसरी प्रोसेस होती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। क्या होती है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना। इसके अंदर क्या करते हैं? सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण बनाना। अब जो अपन काम कर रहे हैं ना जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, अपन जो काम कर रहे होते हैं, अब अपन ने डीएनए निकाला है, आरएनए निकाला है, उसकी केमिस्ट्री अपन के साथ में अपन छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उस टाइम पर अपन को कोई सूक्ष्म जीव का संदूषण नहीं चाहिए यार, कॉन्टामिनेशन नहीं चाहिए अपन को। अगर मान लो मैं लैब के अंदर काम कर रहा हूं, मैं डीएनए पर काम कर रहा हूं, और वहां पर अगर उस लैब के अंदर माइक्रोब्स जो सूक्ष्म जीव हैं उनका संदूषण हो जाए, उनका कॉन्टामिनेशन हो जाए, तो मेरा सारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? जो डीएनए और आरएनए पर काम कर रहा हूं, छोटी चीजों पर काम कर रहा हूं, और वहीं कोई माइक्रोब्स आ गया तो मेरी तो सारी चीज खराब कर जाएगा, ठीक है। मेरा सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो खराब कर जाएगा। तो जो बायोटेक्नोलॉजी की जो लैब्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड होती हैं, ठीक है। मतलब जो फिल्मों में आप देखते हो ना कि जहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं, बड़े जो लेवल के एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं, कुछ फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं ना कि हाँ ये कोई नया वायरस बना रहे हैं, कोई नया बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं, तो उनकी लैब देखना, हर तरफ से वो ढकी हुई होती है, ठीक है। और मतलब ढकी होने का मतलब ऐसा नहीं कि दीवारों से, बहुत ही बाहर दीवार तो होती है, उनके अंदर भी अंदर 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 बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनके अंदर वो लैब होती है, बहुत प्रोटेक्टेड होती है। और वहाँ पर जो जाते हैं
लैब के अंदर काम करने के लिए जो साइंटिस्ट जाते हैं वो भी बहुत ही कवर्ड होते हैं। जैसे पीपीई किट देखते हो आप, वैसे पीपीई किट से वो कवर्ड होते हैं। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, उनका हर पार्ट जो वो कवर्ड होता है, हाथों में ग्लव्स पहन रखे, सिर पर भी वो लगा रखा है, तो सारी चीज़ें उनकी कवर्ड रहती है ना, कहीं से भी वो कॉन्टेक्ट में नहीं आते। ठीक है, तो मतलब क्या है कहने का मतलब, सूक्ष्म जीव जो है वो उसमें नहीं होने चाहिए। अगर सूक्ष्म जीव आ गए वहाँ पर, उन सूक्ष्म जीव का संदूषण हो गया तो अपनी सारा एक्सपेरिमेंट है वो खराब हो जाएगा, सारी बायोटेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है वो खराब हो जाएगी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत माइक्रो इंजीनियरिंग है यार। उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं, अपन डीएनए के साथ में खेल रहे हैं, अब डीएनए अपन को नॉर्मल आंखों से दिखता नहीं है ना, तो उस टाइम पर अगर माइक्रोब्स वहां आ गए तो माइक्रोब्स अपने डीएनए को खराब कर देंगे। इसलिए बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण बनाना, कि जो अपन काम कर रहे हैं ना, जो अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उस टाइम पर कोई भी माइक्रोब्स नहीं आना चाहिए। तो जो सूक्ष्म जीव संदूषण रहित जो है वातावरण अपन को बना के रखना है वहां पर। दूसरा है उत्पाद बनाना। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं अपन, डीएनए आरएनए के साथ में खेल रहे हैं, इसका कोई पर्पस तो होना चाहिए ना, कोई उद्देश्य होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हाँ भाई मैंने बकरी का डीएनए निकाल लिया, उस बकरी का डीएनए को मैं काटे जा रहा हूं, ठीक है, उसमें क्या मजा आएगा? कुछ ना कुछ अपन को प्रोडक्ट बनाए, उस चीज से कुछ प्रोडक्ट बनाए तभी तो मजा आएगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं। क्या प्रोडक्ट बनाया मैंने, कि मेरी गाय जो है वो दूध तो बढ़िया देती है लेकिन उसके अंदर प्रोटीन की कमी है। तो मैंने क्या किया, भैंस का डीएनए लिया, उसके अंदर मैंने वो जीन ढूंढ लिया जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो जीन मैंने लिया, गाय के अंदर मैंने डाला, और क्या बन गया, गाय के जो दूध है उसके अंदर प्रोटीन आने लग गई। तो यहाँ पर क्या मैंने उत्पाद बनाया, नहीं बनाया? बिल्कुल बनाया ना, मैंने प्रोटीन बनाई ना यहाँ पर। ठीक है, वैसे ही हर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका ये उत्पाद बनाने का होना चाहिए। तो बायो प्रोसेस जो इंजीनियरिंग है, बायो प्रोसेस जो इंजीनियरिंग है, इसके अंदर क्या होता है कि उत्पाद बनाना है अपन को, है ना। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग हुई है उससे अपन को उत्पाद बनाना है। तो प्रतिजैविक बना सकते हैं अपन, एंटीबायोटिक्स बनती हैं, ठीक है, जो वैक्सीन बनती है, जो टीके होते हैं, ठीक है, जो वैक्सीन बनती है वो भी इसी बायोटेक्नोलॉजी से बनती हैं। और एंजाइम बनते हैं वो भी बायोटेक्नोलॉजी से ही बनते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर दो प्रोसेस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, है ना। चलो अब बात करेंगे पुनर्योगज डीएनए की, है ना। पुनर्योगज डीएनए की मैं बोला था ना कि आपको कि एक डीएनए में भैंस से निकाल के मैं गाय में डाल दूंगा, वो करते कैसे है उसकी बात करेंगे। पुनर्योगज डीएनए होता क्या है, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए होता क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और शॉर्ट में बोलते हैं इसको आरडीएनए। आर मतलब रिकॉम्बिनेंट और डीएनए, ठीक है, आरडीएनए शॉर्ट में बोलते हैं, वैसे पुनर्योगज डीएनए हिंदी में बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब ये होता क्या है, तो ये होता है आरडीएनए। क्या होता है, अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, आरडीएनए बनाते हैं। अलग अलग आनुवांशिक पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं। मतलब सीधी सी बात यह है कि पुनर्योगज डीएनए किसी जानवर के अंदर होता नहीं है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से किसी भी जानवर के अंदर आरडीएनए नहीं होता। आरडीएनए कैसे बनता है कि एक जानवर का मैंने डीएनए ले लिया, दूसरे जानवर का मैंने डीएनए ले लिया और दोनों का आपस में मिला दिया, तब क्या बनेगा, आरडीएनए बनेगा। तब क्या बनेगा, आरडीएनए बनेगा। किसी भी जानवर के अंदर, किसी भी जीव के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, पुनर्योगज डीएनए है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं होता। रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपन को लैब के अंदर बनाना पड़ता है, ना। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल प्रोसेस है। इसके अंदर नया इंसान भी बनाया जा सकता है, ऐसा इंसान बनाया जा सकता है जिसका कुछ भाग अलग है, कुछ भाग दूसरे जानवर का, हर चीज पॉसिबल है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। लेकिन बनाते क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी कमिटी है जो अप्रूवल देती है। उसकी पढ़ेंगे अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो अप्रूवल देती है कि ये चीज इस पर काम होना चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट पर काम होना चाहिए, इस एक्सपेरिमेंट पर काम नहीं होना चाहिए। वरना साइंटिस्ट जो लोग हैं, इन्होंने इतनी तरक्की कर ली है, बायोटेक्नोलॉजी जो है इसने इतनी तरक्की कर ली है कि कुछ भी बना सकती है, ये कुछ भी बना सकती है। मान लो मैं हूं, ठीक है, तो मेरे जैसा एक और इंसान खड़ा कर सकती है बायोटेक्नोलॉजी, क्लोन बना सकती है। मैं हूं, मेरे जैसा एक और, मुझे ऐश्वर्या राय पसंद है, लेकिन ऐश्वर्या राय तो अभिषेक बच्चन की वाइफ है ना, तो मैं क्या करूंगा, ऐश्वर्या राय जैसी नई लड़की बना सकता हूं, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी आनी चाहिए। तो पॉसिबल है, ये सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कमेटी है, वो कमेटी डिसाइड करती है कि इस चीज पर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एथिकल इश्यूज होते हैं, नैतिक इश्यूज होते हैं, जिनकी वजह से सोचते हैं कि हाँ ये चीज मार्केट में कभी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ऐसी आ गई तो दुनिया खराब हो जाएगी। इसलिए बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट है उनको अप्रूवल नहीं मिलती है, ठीक है। चलो अब ये आरडीएनए क्या होता है, आरडीएनए मैंने आपको बता दिया कि आरडीएनए जो है प्राकृतिक रूप से
किसी भी जीव के अंदर नहीं होता है, ये लैब के अंदर बनाया जाता है। दो अलग अलग डीएनए को आपस में मिक्स करके अपन आरडीएनए जो है वो बनाते हैं। अब आरडीएनए बनता कैसे उसकी बात करेंगे, पहले आरडीएनए समझ लो, है ना। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हिंदी में पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए। आरडीएनए जो है वो नेचुरली जो है प्राकृतिक रूप से किसी भी जानवर के अंदर, किसी भी जीव के अंदर नहीं होता है, वो अपन लैब के अंदर बनाते हैं। दो अलग अलग जीवों का आनुवांशिक पदार्थ मिलाकर, दो अलग अलग जीवों का आनुवांशिक पदार्थ मिलाकर क्या बनाते हैं अपन, आरडीएनए बनाते हैं। अब ध्यान से देखो ये आरडीएनए कैसे बनता है, ध्यान से देखो। ये क्या है जी, ई कोलाई है। ये क्या है, ई कोलाई, दिख रहा है, ई कोलाई। ई कोलाई के अंदर क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। यह प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेशन सर्कुलर डीएनए है। प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। और यह सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है ना, खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है। पहली बात तो ये समझो, ई कोलाई जो है उसके अंदर एक प्लाज्मिड है, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, गोल गोल सर्कुलर डीएनए होता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद ही रेप्लिकेट कर सकता है। यहां तक बात समझ में आ गई। चलो, एक मैंने ये कोई एनिमल सेल ली, ये मैंने कोई एनिमल सेल ली, एनिमल सेल ली। इस एनिमल सेल के अंदर क्या है, ये एनिमल सेल मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसके अंदर एक जीन है यार, वो मुझे पसंद आ गया। एक जीन है वो मुझे पसंद आ गया। पसंद आने का मतलब है वो जीन बहुत काम का है। जैसे अपन एग्जांपल ले रहे थे, गाय वाला एग्जांपल ले रहे थे कि गाय है, गाय दूध तो बढ़िया देती है लेकिन उसके अंदर प्रोटीन नहीं है, दूध के अंदर प्रोटीन की मात्रा कम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा जीव ढूंढूंगा जिसके अंदर प्रोटीन बनने वाला जीन हो। तो मैंने एक भैंस देख ली, मैंने उस भैंस का जो दूध था उसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा थी, मतलब उस भैंस के अंदर ऐसा एक जीन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने क्या किया, उस भैंस की मैंने क्या ले ली, एक सेल ले ली, कोशिका निकाल ली। ये वही कोशिका है, उस भैंस की कोशिका है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ये भैंस वाली कोशिका तो समझ में आ रही है, लेकिन आपने इधर ये ई कोलाई क्यों ले रखा है, ये ई कोलाई क्यों ले रखी है। तो वही समझाता हूं मैं कि मैंने भैंस की सेल तो इसलिए ली क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन वाला जीन मुझे ढूंढना है, मुझे प्रोटीन वाला जीन ढूंढना है। लेकिन मैं इस ई कोलाई को इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उस जीन को डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि उस जीन को उठाया मैंने और गाय को खिला दिया, गाय को प्रोटीन आ गई, फिर नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस जीन को गाय के अंदर भेजने के लिए मुझे इस ई कोलाई का सहारा लेना पड़ेगा। बोला कैसे लेना पड़ेगा, तो ये ई कोलाई जो है ना, इसका ये जो प्लाज्मिड है ये किसके रूप में काम करता है, संवाहक के रूप में काम करता है। किसके रूप में, संवाहक। एक मिनट, संवाहक। संवाहक क्या बोला है, वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, वेक्टर। तो ये समझो कि संवाहक क्या है, एक गाड़ी है। क्या है, एक गाड़ी है, सॉरी एक गाड़ी है, ठीक है, सॉरी एक गाड़ी है। गाड़ी का मतलब क्या है कि मुझे मान लो मैं हूं राजस्थान के अंदर और मुझे जाना है कहां पर, दिल्ली जाना है मुझे, मैं राजस्थान में हूं और मुझे जाना है दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली जाने के लिए मुझे क्या करूं, मैं पैदल निकल जाऊं, पैदल निकल जाऊं तो भाई मैं दिल्ली, फिर मैं तो क्या पहुंचूंगा दिल्ली, में तो नहीं पहुंचूंगा, पहले ही मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा, है ना। तो दिल्ली मुझे जाना है, अगर राजस्थान से मुझे दिल्ली जाना है तो मैं क्या करूंगा, गाड़ी में जा सकता हूं, ट्रेन में जा सकता हूं, फ्लाइट में जा सकता हूं, कोई भी साधन लेना पड़ेगा ना, मुझे कोई भी साधन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो मैं गाड़ी में जा रहा हूं, ठीक है, तो गाड़ी मुझे राजस्थान से उठाकर दिल्ली लेके जा रही है, तो गाड़ी क्या है, संवाहक है। क्या है, संवाहक है। तो वैसे ही मुझे ये वाला जीन जो है ना, इस भैंस वाला जो जीन है मुझे गाय के अंदर डालना है, ठीक है। तो इस जीन को ले जाने के लिए कौन चाहिए, मुझे संवाहक की जरूरत पड़ेगी। जैसे मुझे राजस्थान से दिल्ली जाने के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ रही है, वो क्या गाड़ी क्या है, संवाहक है। वैसे ही यहां पर इस जीन को, इस एनिमल सेल के अंदर एक जीन है, इस भैंस की जो सेल है ना, इसके अंदर एक जीन है, वो प्रोटीन बनाता है, मुझे वो गाय के अंदर भेजना है, तो डायरेक्ट कैसे नहीं भेज सकता मैं, इसको ले जाने के लिए मुझे एक संवाहक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। वो संवाहक क्या है, ये प्लाज्मिड है। अब समझ में आई बात है, ठीक है। मुझे वो जीन जो है ना, मुझे वो जीन गाय के अंदर भेजना है, तो मुझे क्या, किसकी जरूरत पड़ेगी, एक संवाहक की जरूरत पड़ेगी। वो संवाहक कौन है, ये प्लाज्मिड है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इस प्लाज्मिड को इस ई कोलाई से बाहर निकाल लूं, इस प्लाज्मिड को मैं इस ई कोलाई से मैं बाहर निकाल लूं, ठीक है। ये जो प्लाज्मिड अंदर है इसको मैं बाहर निकाल लूं, चलो मैं बाहर निकाल लेता हूं इसको। ये लो जी, मैंने बाहर निकाल लिया इसको, ठीक है भैया, निकाल लिया। और मैंने देखा इस पूरी एनिमल सेल, इसके अंदर डीएनए है, ठीक है। ये भैंस की सेल ले रखी है मैंने, इसके अंदर डीएनए है। इसके अंदर मुझे मिल गया, यहां पर मिल गया मुझे कि ये भाई मेरे काम का जीन यहां पर है, मेरे काम का जीन जो है वो यहां पर है, ठीक है।
मतलब जो प्रोटीन बनाता है वो जीन यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इस जीन को भी बाहर निकाल लूंगा, ये निकाल लिया मैंने, उस जीन को बाहर निकाल लिया। उस जीन को भी मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। उस जीन को बाहर निकालने के लिए भी प्रोसेस है यार, है ना। अब डीएनए बहुत बड़ा होता है, यहाँ दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा एक पेज निकाल लूंगा। ये देखो बहुत बड़ा डीएनए, ये भैंस की जो सेल ली अपन ने उसका बहुत बड़ा डीएनए है। अब इस पूरे डीएनए के अंदर है मेरे काम का जीन कौन सा है, मेरे काम का जीन मुझे कैसा मिलेगा, है ना। तो मुझे मान लो मेरे काम का जीन यहां पर है, मेरे काम का जो जीन है ना, प्रोटीन वाला जीन जो है वो यहां पर है। ये मैंने भैंस की सेल ली, भैंस की सेल के अंदर डीएनए हो गया है, वो डीएनए तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे वाला जो मेरे काम का जीन है वो तो इतना सा है। तो मैं इतने बड़े डीएनए का क्या करूं, तो मैं क्या करूं, इसको काट दूंगा बीच से, क्या करूंगा, कैंची से काट दूंगा। तो कैंची कहां से लाओगे, कैंची क्या लाओगे, जो आपकी जो कपड़े वाली काटने वाली कैंची होती है वो लाओगे, नहीं। इसके लिए यूज करनी पड़ेगी अपन को मोलिक्यूलर सीजर यूज करनी पड़ेगी, आणविक कैंची अपन को यूज करनी पड़ेगी। वो क्या होती है, वो होती है एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, शॉर्ट में इसको आरई बोलते हैं, आरई, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये कैंची का रूप में काम करता है, कैंची के रूप में काम करता है। मान लो मैंने एक ले रखा है, टेस्ट ट्यूब ले रखी है, टेस्ट ट्यूब ले रखी है, ठीक है, ये मैंने एक ले रखी है टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाला, मैंने डाल दिया डीएनए, डाल दिया इसके अंदर, ये मैंने डीएनए डाल दिया, और इस डीएनए के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाल दिया ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल दिया। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, उस डीएनए को जगह जगह से काट देगा, जगह जगह से काट देगा, है ना। तो इस डीएनए के टुकड़े हो गए बहुत सारे, इसको टुकड़े हो गए बहुत सारे, एक मिनट, इसके टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे टुकड़े कर देगा इसके। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में क्या कर दिया, इसके बहुत सारे टुकड़े कर दिए, ठीक है, टुकड़े हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इस जीन को, ये मेरे को जीन मिल गया, ये बहुत बड़ा डीएनए था, मैंने इसको काट दिया जगह जगह से, किसकी हेल्प से, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से मैंने इसको काट दिया। मुझे ये वाला जीन मिल गया जो प्रोटीन बनाता है, मैं उठा लिया, मैंने उठा लिया इस प्रोटीन को, सॉरी इस जीन को उठा लिया मैंने, इसको मिटा देता हूँ, इस जीन को मैंने उठा लिया, ठीक है, और उठाकर मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ ले आया, ठीक है। तो मैंने मान लिया भैंस की जो सेल ली थी मैंने, उसका जो डीएनए उसके अंदर क्या था, प्रोटीन का जीन था, उस जीन को मैंने बाहर निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या, एक प्लाज्मिड है और ये अपना जीन है। अब मुझे इस जीन को इस प्लाज्मिड के साथ में जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि प्लाज्मिड क्या है, संवाहक है, यही लेके जाएगा इसको गाय तक, यही लेके जाएगा इसको गाय तक। ये क्या है, एक साधन है, व्हीकल है, ठीक है, यही लेके जाएगा इसको गाय तक, है ना। तो इस प्लाज्मिड को, यहाँ पर देखो प्लाज्मिड जुड़ा हुआ चारों तरफ से, इसको कहां पर जोड़ू, इसको मैं कहां पे जोड़ू, कोई जोड़ने की जगह दिख रही है आपको, कोई जोड़ने की जगह दिख रही है, नहीं दिख रही है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें भी कट लगाऊंगा, है ना, इसमें क्या लगाऊंगा, कट लगाऊंगा, किसकी मदद से, आरई की मदद से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, कैंची की मदद से क्या लगाऊंगा, कट लगाऊंगा। कट कहां लगाऊंगा, कट कहां लगाऊंगा, इस संवाहक पर एक जगह होती है, इस संवाहक जो है ना, इस पर एक जगह होती है जिसको बोलते हैं ओराई, क्या बोलते हैं, ओराई, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये ओराई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब क्या है कि भाई अपने को ऐसा तो है नहीं कि एक ही अपन को गाय के अंदर भेजना ना यार, ये डीएनए, तो अपना दिमाग खोल के रखना ना, ये जो डीएनए है अपन को, ये जो जीन है अपन को गाय के अंदर भेजना है, ठीक है। अगर मैं इसको एक सेल ही बनाऊंगा इसकी, ऐसा मैं अगर एक ही डीएनए बनाऊंगा ना, ऐसा मैं अगर एक ही बना लूंगा, एक तो मैं बना लूंगा, इसको जोड़ दूंगा, मैं कहीं भी जोड़ दूंगा, मान लो यहाँ जोड़ दिया मैंने, एक तो बन गया। तो मुझे किसी गाय की एक सेल के अंदर थोड़ा भेजना है जीन, एक सेल के अंदर ही थोड़ा ना भेजना। अब गाय के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, गाय के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, तो बहुत सारी सेल्स मैं चाहता हूं कि सब सेल्स के अंदर ये जीन पहुंच जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, भैंस की सारी सेल्स निकाल लूं, उसमें से जीन निकाल लूं एक एक, और फिर मैं गाय की सारी सेल्स के अंदर भेजूं, ऐसा थोड़ा करूंगा। एक बार मैंने जीन निकाल लिया, इसकी मैं बहुत सारी कॉपी बना लूंगा और फिर मैं सारी कॉपी उसके अंदर भेज दूंगा। बात समझ में आ रही है, इसी एक जीन से मैं बहुत सारी कॉपी बनवा लूं तो काम चल जाएगा ना, काम चल जाएगा ना। ऐसे समझो कि मैंने नोट्स बना लिए, मैंने नोट्स बना लिए, ठीक है। अब मैं एक काम करूं कि मेरे को 30 बच्चों में देने, 30 लोगों को देने, तो मैं एक काम करूं, या तो वो नोट्स मैं 30 बार लिखूं और 30 को दे दूं, ठीक है। 30 को देने, तो एक बार मैं करूं कि 30 बार वो नोट्स लिखूं और 30 को दे दूं। एक मैं करूं, एक बार मैंने लिख लिए और दूसरी बार मैंने क्या करा, सबकी 30 फोटोकॉपी निकलवा ली और सबको बांट दिए, सबको बांट दिए। ज्यादा सही तरीका कौन सा भाई, सही तरीका कौन सा है,
फोटोकॉपी करवा लो, सही तरीका है ना, वही यहाँ पे करवाएंगे, इसकी कॉपी बनवाएंगे, इसकी कॉपी बनवाएंगे। तो ये ओराई होती है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर यहां पर मैं इस जीन को लगा दूंगा ना, तो ये क्या करेगा, ये प्लाज्मिड जो है वो रेप्लिकेट करके इसकी ना बहुत सारी कॉपी बना देगा, इस जीन की बहुत सारी कॉपी बना देगा। तो मैं कहां जोड़ूंगा इस जीन को, ओराई पर जोड़ूंगा। कहां पर जोड़ूंगा, ओराई पर। ये बात ध्यान में रखना, आगे और भी पढ़ाऊंगा इसको मैं। लेकिन ओराई जो है ना, प्लाज्मिड जो है, इस पर एक जगह होती है, एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक पॉइंट होता है ओराई बोलते हैं उसको ना। ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इस पर अगर आप जीन को जोड़ोगे तो जो जीन है उसकी कॉपी बन जाएंगी, वो रेप्लिकेट करता है इसलिए ना। तो मैंने यहां पर कट लगाया, किसकी मदद से, आर की मदद से कट लगाया, और ये लॉजिक कट लग गया, क्या बन गया, कट लगा दिया मैंने। थोड़ा और सही बनाते हैं यार इसको ना, गड़बड़ बन रहा है। ये लो जी, मैंने क्या बना रहा हूं यार, इस बार बन जाएगा, बन जाएगा, ठीक है, चलो है ना। ये मैंने कट लगा दिया ना, यहां से मैंने काट दिया इसको, ठीक है, काट दिया। अब देखो मेरे पास में ये जीन है, ये जीन है, मुझे यहां इसको जोड़ना है, इस कट लगाया मैंने, इसको यहां पर जोड़ूंगा। कैसे जोड़ूंगा, लाइगेज होता है ना, एक होता है लाइगेज एंजाइम, इसको मैं यहां जोड़ दूंगा, एक मिनट, इसको मैंने यहां जोड़ दिया। किसकी मदद से जोड़ा है मैंने, लाइगेज की मदद से, लाइगेज की हेल्प से मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है। अभी प्लाज्मिड के कौन लग गया, ये अपना जीन लगा, जो काम का जीन है ना वो इसके लग गया। ये क्या बन गया आपका, आरडीएनए बन गया। क्या बन गया, ये आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, पुनर्योगज डीएनए बन गया। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ मुझे जल्दी से। पुनर्योगज डीएनए बन गया, ये बात समझ में आ गई। कैसे बनाया, मुझे ये भैंस की सेल ली, क्योंकि उसके अंदर क्या था, प्रोटीन बनाने वाली जीन था, ठीक है। तो मैंने भैंस की सेल ले ली भैया। उसके बाद में क्या करूंगा, मैं एक प्लाज्मिड, मैंने वेक्टर लूंगा, संवाहक लेना पड़ेगा, क्योंकि साधन तो चाहिए ना मेरे को यार, उसको भेजना है अपन को। कहां पर भेजना है, गाय की बॉडी के अंदर भेजना है, गाय की सेल्स के अंदर भेजना है। तो मुझे ऐसा थोड़ा नहीं मैं ऐसे भेज दूंगा, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक साधन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। साधन कौन बनेगा, यहाँ पर संवाहक। संवाहक कौन होगा, ये प्लाज्मिड लिया अपन ने, ठीक है, प्लाज्मिड लिया है, ये संवाहक है। इस प्लाज्मिड को मैंने इकोलाई से बाहर निकाल लिया। फिर मैं क्या करूंगा, इसकी जो इस संवाहक के ऊपर क्या होती है, एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, एक पॉइंट होता है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। अगर मैं इस जीन को वहां जोड़ूंगा ना, तब इस जीन की बहुत सारी कॉपी बन सकती है। अगर मैं हर कहीं कोई सी भी जगह, अगर मैं इसको यहां जोड़ देता ना, तो इसकी कॉपी नहीं बनती। लेकिन मैंने इसको यहां जोड़ा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर जोड़ा है, तो इसकी कॉपी बन जाएंगे, है ना। फिर मैंने इस पर कट लगाया, एक कहां पर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर। जैसे मैंने कट लगाया और इसको मैंने यहां पर जोड़ दिया जी, ठीक है। किसकी मदद से, लाइगेज एंजाइम की मदद से इसको मैंने यहां चिपका दिया। ये क्या बन गया आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है समझ में आई होगी आपको बात, है ना। अब ये आरडीएनए बन गया, इसको मुझे कहां भेजना है, गाय की सेल में भेजना है। गाय की सेल के अंदर ही तो भेजना है ना अपन को, क्योंकि गाय के दूध के अंदर प्रोटीन कम है। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां भेजूंगा मैं, गाय की सेल के अंदर। जब मैं गाय की सेल के अंदर भेज दूंगा, तो ये जो एंजाइम है ना, ये जो जीन है, एंजाइम बोल रहा हूं, सॉरी, गाय की सेल के अंदर जब मैं इस डीएनए को भेजूंगा, तो ये वाला जीन जो प्रोटीन बनाता है, वो जीन गाय के अंदर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, चला जाएगा। तो गाय के दूध के अंदर भी प्रोटीन आने लग जाएगी। चलो इसको भेजते हैं, बाहर डीएनए को अपन गाय के अंदर भेजते हैं। इधर आओ, ये आपका क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जो अभी अपन ने बनाया था ना, वही डीएनए। अब मैं क्या करूंगा, इसको, ये क्या है, होस्ट अपनी गाय की सेल है, ये क्या अपनी गाय की सेल है, ठीक है। इसके अंदर मैं इसको भेजूंगा, इसके अंदर मैं इसको भेजूंगा। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब गाय की सेल, होस्ट कौन है, गाय की सेल है ना। तो गाय की सेल के अंदर जैसे ही ये डीएनए आया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आएगा, उस सेल को अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये गाय की सेल के अंदर अपन ने डाला था एक आरडीएनए डाला था। गाय की सेल के अंदर अपन ने एक ही तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है, ठीक है। वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो डाला अपन ने, वो क्या करेगा, आपस में यहां पर क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। क्या करेगा, रेप्लिकेशन। क्योंकि अपन ने जो प्लाज्मिड लिया ना, वो क्या करता, सेल्फ रेप्लिकेटिंग था। क्या था, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। देखो मैंने आपको दिखाया था, सेल्फ रेप्लिकेशन करता है ना। तो ये करेगा, रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करके इसने क्या बनाया, यहाँ पर 3-4 बन गए, है ना। और फिर ये जो सेल है, ये भी डिवाइड करेगी। ये जो सेल है, गाय की जो सेल है, ये भी डिवाइड करेगी। ये डिवाइड करेगी तो सबके अंदर क्या चला जाएगा, वो क्या चला जाएगा, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला जाएगा। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया तो इस डीएनए के अंदर क्या है, ये जीन अपना कौन सा जीन है, कौन सा जीन है, जो प्रोटीन बनाता है। अब गाय के दूध के अंदर भी प्रोटीन आने लग जाएगी। ये प्रोसेस होती है पूरी, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो
अब बात करेंगे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया। आपको ये पता लगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनता है, क्या बनता है, आपको समझ में आ गया कि दो अलग अलग डीएनए को मिलाकर क्या बनाते हैं अपन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। अब पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो किसने बनाया, वो देखो भाई स्टानले कोहान एंड हर्बर्ट बोयर, दो साइंटिस्ट हैं, एक है स्टानले कोहान और एक हर्बर्ट बोयर, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। कैसे बनता है वो बात बनाया, वो भी बात करेंगे। कब बनाया, 1972 के अंदर बनाया ना, 1972 के अंदर बनाया। तो पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, पहला पुनर्योगज जो डीएनए है वो किसने बनाया, वो बनाया स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। कब बनाया, 1972 के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए, ईयर आपको याद होनी चाहिए। स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था, 1972 के अंदर बनाया था। ठीक है, इन्होंने वेक्टर कौन सा यूज किया, संवाहक। अपन ने कौन सा यूज किया था, प्लाज्मिड यूज किया था ना। देखो ये ई कोलाई का प्लाज्मिड यूज किया था अपन ने, तो ई कोलाई से प्लाज्मिड निकाला था ना। इन्होंने कौन सा संवाहक यूज किया था, इन्होंने संवाहक यूज किया था प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। जो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो बैक्टीरिया है उसका प्लाज्मिड निकाल के इन्होंने यूज में लिया था संवाहक के रूप में। ठीक है, तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया, स्टानले कोहान और हर्बर्ट बोयर ने बनाया था। कब बनाया, 1972 के अंदर बनाया। ये बात तो ठीक है भैया। उसके बाद में इन्होंने संवाहक कौन सा काम में लिया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का प्लाज्मिड इन्होंने काम में लिया था। ठीक है, होस्ट कौन सा काम में लिया इन्होंने, अपन ने किसका काम कौन सा होस्ट लिया था, गाय की सेल। ठीक है, गाय की सेल ही तो ली थी अपन ने होस्ट, है ना। इन्होंने कौन सा होस्ट लिया था, ई कोलाई लिया था। ठीक है, चलो अब कैसे किया इन्होंने, एक्सपेरिमेंट कैसे किया उसकी बात करते हैं ना, कैसे इन्होंने आरडीएनए बनाया। इनका जो पहला है, तो देखो बायोटेक्नोलॉजी जब भी करते हैं तो पहला अपना मोटिव क्लियर होना चाहिए, इनको बनाना क्या है ना। तो इनको क्या बनाना था, इनको एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दिखा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ऐसा जीन जिस पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं है, ऐसा जीन जिस पर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं है, इनको ऐसा जीन दिखा। ठीक है, एक मिनट में पानी पी लूं। इनको एक ऐसा जीन दिखा जो क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन था। बिल्कुल भैया दिख गया इनको, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दिखा। इन्होंने सोचा कि इससे अपन कुछ करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ले लिया एक तो। ठीक है, ये ऐसा जीन था जिस पर एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती है ना। तो इन्होंने कहा कि हम एक ऐसा जीव बनाएंगे, हम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जिस पर आप एंटीबायोटिक्स डाल दो वो कभी मरेगा नहीं, वो कभी मरेगा नहीं। अपन क्या करेंगे, एक ऐसा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाएंगे जिस पर आप कितनी ही एंटीबायोटिक्स डाल दो वो कभी मरेगा नहीं। तो बोला ऐसा काम करने के लिए क्या करेंगे, इनका मोटिव क्लियर था कि हमें एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना, एक जीव बनाना है जिस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपन को एक ऐसा जीन लाना पड़ेगा यार कि जिस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बनाने के लिए मान लो मुझे काम करना है, मुझे एक ऐसा जीव बनाना है जिस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मुझे क्या डालना पड़ेगा, एक ऐसा जीन डालना पड़ेगा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो। बिल्कुल भैया डालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक जीन देखा, ये जीन वो जीन है जिस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते, है ना, जिस पर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती, ये जीन ले लिया मैंने। दूसरा इन्होंने संवाहक कौन सा लिया था, ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, बताया मैंने आपको, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो है, ये साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ठीक है, ये संवाहक लिया इन्होंने, इसका प्लाज्मिड था, इसके अंदर क्या था, प्लाज्मिड। उस प्लाज्मिड को मैंने क्या किया, आइसोलेट किया, बाहर निकाल लिया, है ना। इस सेल से मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया, ये बाहर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो है डीएनए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो दोनों को क्या करूंगा मैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कैंची अपनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आरई जो है उसकी मदद से क्या करूंगा, दोनों को काट दूंगा, दोनों के टुकड़े कर लूंगा ना। टुकड़े करने के बाद में यहां पर क्या, कहां पर कट लगाऊंगा, इस पर जो संवाहक है, जो अपना प्लाज्मिड है, इसके कट कहां पर लगाऊंगा, ओराई पर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर, क्योंकि वहां पर लगाऊंगा तभी तो वो रेप्लिकेट कर पाएगी, तभी तो कॉपी बनेगी इसकी, ना। तो यहां पर मैंने कट लगाया और इसको मैंने यहां पर जोड़ दिया। बिल्कुल दिख रहा है आपको, जुड़ा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है भैया। ये क्या बन गया आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, आरडीएनए बन गया। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, आरडीएनए बन गया। ठीक है, और इसके अंदर ये कौन सा जीन है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। कौन सा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। अब मैं इसको, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैं किसी भी जीव के अंदर डाल दूंगा। इस रिकॉम्बिनेंट जो जीन है, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको मैं किसी भी जीव के अंदर डाल दूंगा तो क्या होगा, वो जीव कैसा हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएगा। उस पर फिर एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे ना, कितनी भी आप एंटीबायोटिक डाल दो वो कभी मरेगा नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया फिर, इसको, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको किसमें ट्रांसफॉर्मेशन किसके अंदर कर दिया, ये ई कोलाई की एक सेल थी, ई कोलाई के अंदर डाल दिया मैंने, ई कोलाई के अंदर डाल दिया। कौन कर रहे थे काम, हर्बर्ट बोयर और स्टानले कोहान।
ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया जिस पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगा दिया इन्होंने, और फिर उसको कहां डाल दिया, ई कोलाई के अंदर डाल दिया। देखो ई कोलाई नॉर्मल ई कोलाई है ना, ये क्या है, नॉर्मल ई कोलाई है, ई कोलाई है, इस पर आप क्या डाल दोगे, एंटीबायोटिक डाल दोगे, एंटीबायोटिक डाल दोगे, ये ई कोलाई है, इस पर आप एंटीबायोटिक डालोगे तो ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी, क्या हो जाएगी, मर जाएगी। लेकिन आपने क्या किया, इस पर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगाकर इसमें डाल दिया, क्या डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। अब जो है ना, ये क्या बन गई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ई कोलाई बन गई। अब आप इस पर कितना ही क्या डाल दो, एंटीबायोटिक डाल दो, ठीक है, कितनी आप एंटीबायोटिक डाल दो, ये नहीं मरेगी, ये नहीं मरेगी। क्यों नहीं मरेगी, क्योंकि इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया। क्या डाल दिया अपन ने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दिया। अब ये कभी नहीं मरेगी। समझ में आ गई बात, समझ में आई या नहीं आई? तो ये किसने किया, स्टानले कोहान और हर्बर्ट बॉयर ने किया था। एक बार वापस समझा देता हूँ, वापस बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है वो किसने बनाया, स्टानले कोहान और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था 1972 के अंदर। और इन्होंने होस्ट तो ई कोलाई यूज में लिया था, और वेक्टर जो है, संवाहक जो कौन सा काम में लिया था, प्लाज्मिड लिया था। किसका, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो बैक्टीरिया है इसका इन्होंने प्लाज्मिड काम में लिया था। तो उन्होंने क्या किया, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया और दूसरा लिया प्लाज्मिड किसका, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का। दोनों को आपस में मिलाया और क्या बनाया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया इन्होंने, बना लिया जी, ये ऊपर वाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, ई कोलाई की जो सेल है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया, ई कोलाई के अंदर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। अगर नॉर्मल ई कोलाई होती तो उसके ऊपर आप एंटीबायोटिक डालोगे तो वो मर जाती है। लेकिन इसके अंदर अपन ने कौन सा जीन डाल दिया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर डाल दिया अपन ने। अब ये है जो है वो कभी नहीं मरेगी, आप इस पर एंटीबायोटिक डाल दो, क्योंकि इसके अंदर अपन ने एक ऐसा जीन डाल रखा है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। तो मैंने गाय भैंस वाला एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, वो मैंने आपको समझा दिया। उससे जो स्टानले कोहान और हर्बर्ट बॉयर ने कैसे काम किया था वो मैंने आपको बता दिया। इन्होंने ई कोलाई पर काम किया था, ठीक है। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, स्टानले कोहान और हर्बर्ट बॉयर ने बनाया था। स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो क्या क्या स्टेप्स हैं। जैसे मैंने गाय का एग्जांपल दिया आपको कि गाय मुझे जेनेटिकली मॉडिफाई करनी है क्योंकि उसके दूध के अंदर प्रोटीन कमी थी, तो मुझे प्रोटीन का कमी जो है वो दूर करनी है, तो मुझे एक ऐसा जीन डालना पड़ेगा जो प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो मैंने जीन डाला। इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या स्टेप्स होती हैं वो देखनी है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेप क्या थी, अपन को गाय को मॉडिफाई करना था ना। तो गाय को मॉडिफिकेशन के अंदर सबसे पहली स्टेप क्या ली थी अपन ने, कि मुझे एक ऐसा जीन ढूंढना है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, प्रोटीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक ऐसा जीन ढूंढूंगा जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, प्रोटीन के लिए। तो मैंने एक भैंस का जीन ढूंढा था, बिल्कुल ढूंढा था। तो जब भी आपको कोई ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली मॉडिफाई करना हो तो सबसे पहली स्टेप क्या आती है कि वांछनीय जीन, डिजायरेबल जीन के साथ डीएनए की पहचान करो, कि ऐसा डीएनए ढूंढो जिसके अंदर आपको जो जीन चाहिए वो आपको मिल जाए। तो मैंने वो ढूंढा था किसमें, भैंस के अंदर मैंने ढूंढा था। भैंस के अंदर क्या था, ऐसा जीन था जो प्रोटीन बढ़िया बनाता था, वही मेरे को चाहिए था, वही मेरा डिजायरेबल जीन था, जो प्रोटीन बढ़िया बनाता हो, वांछनीय जीन वही था मेरा। आपका अलग हो सकता है, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उनका अलग अलग हो सकता है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। दूसरी, ये पहली स्टेप हो गई, आपको डीएनए की पहचान कर लिया आपने। फिर दूसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप है इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। जो डीएनए की पहचान आपने करी है ना, जो जीन आपने पहचाना, मैंने भैंस का जीन पहचाना था जिसको जो प्रोटीन बढ़िया बनाता है, वो जीन अब मुझे क्या करना है, दूसरी स्टेप के अंदर मुझे वो इंट्रोड्यूस करना है। किसके अंदर, गाय के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। उस जीन को मैं कहां डालूंगा, गाय के अंदर मुझे डालना है। दूसरी स्टेप ये हो गई। तीसरी स्टेप क्या है कि भाई सिर्फ डालना नहीं है गाय के अंदर, सिर्फ वो जीन मैंने लिया वो गाय के अंदर डाल दिया, ऐसा इतना ही नहीं करना, उसके बाद में मेंटेनेंस भी करनी है। मेंटेनेंस भी करनी है कि वो जो गाय है ना, डालने से मतलब नहीं, वो गाय जो है वो सही से दूध दे रही है, उस दूध के अंदर सही से प्रोटीन आ तो रही है ना, आपने जीन तो डाल दिया, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी करना है। और क्या करना है कि उस गाय के जो बच्चे हो ना, गाय के जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी वो जीन जाना चाहिए, तभी आपकी बायोटेक्नोलॉजी है वो सफल होगी, तभी आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है वो सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। पहली स्टेप क्या करनी है, जो भी आपको कोई भी चीज आपको चाहिए, कोई भी आपका डिजायरेबल जीन हो सकता है, वांछनीय जीन कोई भी हो सकता है, जैसे आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है, जैसे हर्बर्ट बॉयर का क्या था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उनका क्या था, वांछनीय जीन था। मेरा क्या है, मेरा ये है कि मुझे गाय का दूध है उसके अंदर प्रोटीन की कमी है, तो मुझे प्रोटीन वाला जीन चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, उस डीएनए को ढूंढूंगा जिसके अंदर वो प्रोटीन का जीन हो,
तो मैंने ढूंढ लिया, वो डीएनए ढूंढ लिया। फिर उस डीएनए को कहाँ इंट्रोड्यूस करूंगा, कहाँ उसको डालूंगा मैं, गाय के अंदर डालूंगा। ये दूसरी स्टेप हो गई। वो डालने के लिए प्रोसेस है कि भाई रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है, उसके बाद में होस्ट के अंदर भेजना है, वो तो अलग प्रोसेस है। अपन मोटा मोटी स्टेप पढ़ रहे हैं। दूसरी स्टेप बता दी मैंने आपको कि गाय के अंदर डालना है। तीसरी स्टेप क्या है कि मेंटेन करके रखना है ना, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट। जो डीएनए अपन ने गाय में डाला है ना, उसको मेंटेन भी करके रखना है यार। ऐसा नहीं कि 2 दिन प्रोटीन आई गाय के दूध के अंदर, तीसरे दिन प्रोटीन आनी बंद हो गई, तो उसको मेंटेन करके रखना है। और जो उसके अंदर वो क्या करना है, मेंटेन करके तो रखना है, साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि अब जब गाय के जो बच्चे होंगे, गाय की जो संतति होगी, उसके अंदर भी वो सारी खूबियां आनी चाहिए। उनका जो दूध आए उसके अंदर भी वो प्रोटीन आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो आपने बायोटेक्नोलॉजी सही से नहीं करी, आपने जो मॉडिफाई किया ऑर्गेनिज्म वो सही काम नहीं कर रहा है। समझ में आ गई? ये 3 स्टेप होनी चाहिए। ये 3 स्टेप आपकी एनसीईआरटी में है, ये आपको पता होनी चाहिए। समझ में आई या नहीं आई ये बताओ। आज की जो क्लास है वो धीरे करी है अपन ने, और समझ में आया या नहीं आया समझाने की पूरी कोशिश रही है। देखो चैप्टर आसान नहीं है, क्योंकि अपनी नॉर्मल भाषा से जुड़ा हुआ नहीं है ना, नॉर्मल जो जिंदगी उससे जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी लैब के अंदर का काम आ गया, तो उसको समझाना आपको। देखो अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की बात करता हूँ मैं, तो मलेरिया की बात कर रहा हूँ, तो वो कनेक्ट करते हैं अपन, है ना। लेकिन यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी डीएनए की बात हो रही है, ये बातें हो रही है, तो उनको थोड़ा सा ऐसे समझाना पड़ेगा। तो समझ में आया या नहीं आया वो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताओगे। वीडियो पसंद है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।